नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। दोस्तों, पीयूष नागर की कहानी के पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से पीयूष ने अपने जीवन में हैप्पीनेस को ही सर्वोपरि रखा था। और हमने आपसे कहा था कि उनकी कहानी के पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि उनके परस्यूट टू हैप्पीनेस की जर्नी कैसे आगे बढ़ी। तो आइए मिलते हैं पीयूष से और उनसे ही सुनते हैं कैसे उनकी कहानी आगे बढ़ी। तो कमिंग बैक टू आवर करियर, तो फिर अपने करियर को जैसे आपने कहा था कि ट्रेनर के लिए आपने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसके बाद की लाइफ कैसी रही? क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे? वहां से भी मुझे लगता है लोगों को सिखाते सिखाते हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। कुछ आप अगर शेयर करें हमारे साथ। तो एज अ ट्रेनर जैसे जब मैंने शुरुआत की धीरे धीरे, हाँ। तो ट्रेनर में भी एज अ ट्रेनर मेरा पहला बैच ही मुझे काफी कुछ सिखा गया था। अच्छा। तो पहले जैसे ना ट्रेन द ट्रेनर होता है, हाँ। आपका आपका खुद का ट्रेनिंग होता है। मेरा जी। मेरा मेरा भी जी। हुआ जी। कि कैसे ट्रेन करना है लोगों जी। को। तो तब तक मुझे, क्योंकि मुझे तारीफ बहुत मिली थी अच्छा। अरे वाह। अपने उस जॉब में, वाह। क्योंकि जब मैं कॉल्स पे था, जब मैं ऑपरेशंस में था, तब काफी अच्छा किया मैंने। वेरी गुड। थोड़ी कहीं तारीफ चली गई थी यहाँ पे। ओहो। अच्छा, ये हुआ। तो कहीं कहीं ना कहीं शायद जब मैं पहला अपना बैच ट्रेन करने गया, तो हाँ। कहीं ना कहीं शायद कुछ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहा होगा। तो ओहो। जब मैंने पहला बैच ट्रेन किया, तो एक्चुअली वो मॉड्यूल था करीबन 4 घंटे का, आधे दिन का ट्रेनिंग था। हाँ। मैंने 2 घंटे में ही खत्म कर दिया। अच्छा। और अरे बाप फिर रे। 2 घंटे मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए, बोलने के लिए। ओहो। आई केम बैक टू माई बॉस, हाँ। द लेडी वाज आवर ट्रेनिंग हेड। हाँ। मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, हाँ। तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। अच्छा। 4 घंटे का है, तुम क्या करते हो तो अगले 2 घंटे में तुम जानो, अरे बाप रे। जाओ फिर? वापस। फिर? तो मैं गया। अब हाँ। उस वक्त फिर, अब ये अंदर का कॉन्फिडेंस था, तो वो ईगो भी हर्ट हो गया था कि साहब बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए। हाँ। हाँ। तो किसी ने किसी तरह से कुछ एक्टिविटीज करवाई, कुछ क्विज करवाई। ओके। कहीं ना कहीं मेरे पास उस जमाने में मतलब वीडियो सीखने का शौक था, क्योंकि सिलेबस के अलावा बाकी सब तो कहीं ना कहीं मेरे पास शॉर्ट वीडियोस का भी कलेक्शन था, तो एक दो राइट। वीडियोस दिखाए। अच्छा। उसको कहीं ना कहीं जबरदस्ती रिलेट किया जो मैंने उनको ट्रेन किया था उससे। अच्छा। तो तब तब से मैंने सीखा कि कैसे अलग अलग चीजों को आप रिलेट तो कर सकते हो। कर सकते हैं। और तब भी ये भी पता चला, तब ये भी सीखा उस मेरे पहले बैच से, कि कैसे आप चीजों को वक्त के साथ इम्पोर्टेंस देना चाहिए। राइट। क्योंकि अगर वो चीज 4 घंटे में करनी है, तो उसको 2 घंटे में नहीं करनी। नहीं कर सकते। राइट। चाहे आपको मजा आ रहा हो, चाहे आपको फ्लो में हो, जी। लेकिन जी। टाइम के बारे में कॉन्शियस रहना बहुत इंपॉर्टेंट ऑल राइट। ऑल राइट। है। और तभी मैंने ये भी सीखा। तब तक मैं कहीं ना कहीं थोड़ा लेट लतीफ भी था, अपने टाइम के बारे में केयरलेस था। अच्छा। मतलब कहीं पहुंचना है तो ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट लेट। और वो 2-3 मिनट लेट अगर मैं पहुंच, 2-3 मिनट में तो इतना नहीं, कोई ऐसा जेन्युइन रीजन नहीं होता था हाँ। कभी कभी। हाँ। हाँ। केयरलेसनेस में लेट लतीफी होती थी मेरी। अच्छा। मेरे बॉस ने मुझे तब ये भी सिखाया था कि दिस इज वन थिंग विच विल कीप पुलिंग यू बैक थ्रू योर लाइफ। हाँ। और वो बैच भी ऐसा हुआ था, तब मैंने टाइम का इम्पोर्टेंस सीखा उसी दिन से, वाह। कि वक्त की कदर करो, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वक्त आपकी भी कदर करेगा। एब्सोल्युटली। दैट्स अ बिग थिंग। दैट्स अ जी। एक और बात, जैसे आपने तो कहा ये 2-3 मिनट आप लेट पहुंचते थे, लेकिन कई बार तो इससे ज्यादा भी लेट हो जाता है, लेकिन हाँ। आप फिर भी 2-3 मिनट को भी लेट कह तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ब्रिलियंट। और आगे फिर किस तरह से अपने आप को आपने डेवलप किया? तो इसी तरह से फिर मैं अहमदाबाद में था तब। हाँ। फिर एक मौका मिला तो मैं गुड़गांव गया। अच्छा। गुड़गांव में भी एज अ ट्रेनर तकरीबन 1.5 साल काम किया। अच्छा। फिर वहां से तो दूसरा वहाँ मौका वहाँ मिला। आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे जी। या? जी। अच्छा। वहाँ पे गुड़गांव में एक रहता था मैं, ईस्ट दिल्ली में। ओके। मेरी दीदी का घर था वहाँ पे। अच्छा। अच्छा। काम करता था गुड़गांव में। ओके। और गुड़गांव के बाद फिर
हैदराबाद में एक मौका मिला। ऑल राइट। इट वाज वन ऑफ द टॉप 3 बीपीओज इन इंडिया उस वक्त। ऑल राइट। हैदराबाद गया, हैदराबाद में करीबन 4 साल रहा। अच्छा, हैदराबाद जाने का किस्सा भी इंटरेस्टिंग है। प्लीज। तो हैदराबाद से ऐसे टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था मेरा, हाँ हाँ क्लियर कर लिया टेलीफोनिक इंटरव्यू में। उन्होंने मुझे पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया, सीधा हाँ। ऑफर आ गया मेरे ओह, मेल में। ओके। तो मैंने अपने बैग्स पैक किए हाँ, और हैदराबाद चला गया। अच्छा। होटल में रहा वहाँ पे 15 दिन पहले फिलहाल। हाँ, घर वर ढूंढा। हाँ, तब तक मैं हैदराबाद में किसी को भी नहीं जानता था। अच्छा, स्ट्रेट आप वहाँ पहुंच ऐसे ही बैग उठाया हाँ। चल दिया, क्योंकि जैसे वो कुछ नया करने का कीड़ा था शुरू से ही। तो हैदराबाद में, फिर हैदराबाद में वो अनदर सिटी जो काफी कुछ अहमदाबाद से मिलता जुलता है, हम्म, सिवाय लैंग्वेज और खान पान के। उसका साइज, पेस ऑफ लाइफ यस काफी मिलता जुलता है। यस। तो हैदराबाद में पहले अकेले रह के वहां पे भी सीखा काफी कुछ। So till then I was, living a not sheltered, but kind of sheltered because I Sure. was living with the family at श्योर, home. यस। दिल्ली में भी दीदी थी। हाँ, हैदराबाद में अकेला रहा, थोड़ा थोड़ा कुछ खाना पकाना भी सीखा, अरे वाह, क्योंकि खाने का शौक था, लेकिन हर वक्त जो चाहिए वो मिलता नहीं था। अच्छा, हाँ, बराबर है। कुछ कुछ सीखा खाना पकाना, अकेले रहना। तो that is when I became a man from a boy. हाँ, तो ओके। वहां पे भी करियर चलता रहा ऐसे ही। हैदराबाद में 4 साल। फिर that was the time when my father, I was as I said, a late born child, youngest in the family. My father had retired when I took up the first job, अच्छा, ओके। so he was in advanced age, और तबीयत भी अच्छी नहीं रहती थी फादर की और मदर की, दोनों की। ओहो, So I decided to come back to Ahmedabad. अच्छा, तो आपने वो जॉब क्विट कर दिया? जी। ओके। फिर वापस अहमदाबाद आया। दिस वाज सम टाइम अराउंड 2008। ऑल राइट। तो वापस अहमदाबाद आया। अहमदाबाद में फिर I changed the industries from ITS BPO to retail. अच्छा, ओके। अहमदाबाद में फिर तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी। ऑल राइट। तो, कुछ नया करने का किया तो शादी भी कर ली। इसी चक्कर में शादी भी हो गई, हो तो नहीं गई, कर ली। कर ली। ऑल राइट। फिर आया अहमदाबाद में। अहमदाबाद में एक इंडस्ट्री चेंज की, रिटेल में काम किया। करीबन अगले 8 साल रिटेल इंडस्ट्री में रहा। ओके। टॉप रिटेल कंपनीज, रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप अरे वाह, में काम किया। वेरी गुड। फिर जैसे वो कुछ ना कुछ आता रहता है, रास्ते में अड़चने आती रहती हाँ, है, ऊपर हाँ, नीचे होता रहता है लाइफ में। हाँ, तो वैसे ही जिस कंपनी में काम कर रहा था मैं, हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे ये नहीं चल रहा ठीक, तो बंद करेंगे। कंपनी बंद कर देंगे? जी। जो मेरा वर्टिकल था, लर्निंग ओ वर्टिकल, हो। तो ऐसे ही बंद हो गया। फिर और ये शादी के बाद हुआ है आप? जी, ऐसा दिन आ गया कि अचानक नौकरी चली गई? बिल्कुल। ओहो, कैसे फिर आपने मैनेज किया पीयूष? फिर 2015 में के करीब ये हुआ, 2015-16 के आसपास। अच्छा, तो फिर उस वक्त खैर फिलहाल मजबूरी थी, क्योंकि और कुछ था नहीं। नौकरी उस वक्त इतनी जल्दी मिल नहीं रही थी, इकोनॉमिकली भी डाउन टर्न था थोड़ा, हाँ, रिसेशन की तरह से था। यस। तो फ्रीलांस करना शुरू किया। अच्छा, तो फ्रीलांस में अलग अलग इंडस्ट्रीज, अब वो भी मेरे लिए एक सीखने का मौका था, अपने आप को ग्रो करवाने का मौका था, क्योंकि तब तक मैंने सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रीज में काम किया था, एक ITS, दूसरा रिटेल। रिटेल, यस। अब फ्रीलांस में अलग अलग इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स आने लगे, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स आने लगे। तब तक जो मैंने नहीं किया था, राइट, तब तक मैंने ज़्यादातर सॉफ्ट स्किल्स और रिटेल से रिलेटेड टॉपिक्स किए हैं। करेक्ट। तो अब अलग अलग टॉपिक्स भी आने लगे, All अलग right. अलग टाइप की ट्रेनिंग आने लगी। ओके, आउटबाउंड भी किया मैंने। अच्छा, क्लासरूम ट्रेनिंग तो करता ही था तब तक, फिर राइट, आउटबाउंड के भी मौके मिले दूसरे ट्रेनर्स के साथ। राइट। यानी ये आउटबाउंड, यानी जो बाहर ले जा करके जी, लोगों जी, को जी, क्लासरूम के बाहर ले जा करके हम जी। जो सिखाते हैं। ओके,
तो उस वो भी ट्रेनिंग की। फिर इस दौरान मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कुछ से कुछ और यू नो फॉर्मल कुछ सर्टिफिकेट्स या क्वालिफिकेशंस होना जरूरी है, राइट क्योंकि राइट। तब तक वो लगने लगा था कि नहीं, एक सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो कहीं ना कहीं रोक रहा था वो मुझे। हाँ, एक लिमिटेशन दिख रही थी कहीं। ओके। तो फिर एनएलपी भी किया मैंने। अच्छा, ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक जी प्रोग्राम जी, जो हम कहते न्यूरो हैं। लिंग्विस्टिक ओके प्रोग्रामिंग, ओके। एनएलपी भी किया। उसके साथ डिस्क एक दूसरा सर्टिफिकेशन है, वो भी किया मैंने। जी जी। तो उसके वजह से थोड़े और अच्छे असाइनमेंट्स मिलने लगे। वेरी नाइस। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि नहीं, फ्रीलांस कर रहा हूँ, उसमें आज़ादी भी है जी। अपने वक्त से और अपने हिसाब से कोई काम करने की। और कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा अच्छे असाइनमेंट्स आ रहे थे ओके। और ज़्यादा सीखने को भी मिल रहा था मुझे। वाओ। और तब भी मुझे कुछ नया सीखना 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 होता था, तो मज़ा आता था उसमें। वाओ, दैट्स तो फैंटास्टिक। एक तरह से कहीं ना कहीं मजबूरी की वजह से शुरू किया था, लेकिन उससे भी मज़ा आने लगा फिर। वाह। तो ऐसे ही धीरे धीरे सीखता गया, करता गया, सीखता गया, करता गया। और इन सारे ट्रेनिंग में फिर मुझे दूसरी एक अच्छी चीज़ हुई जो मेरे हाँ साथ, हाँ वो हुआ शुरू रिटेल से, हाँ कि घूमने को बहुत मिला। हाँ। तो एक जो दूसरा शौक था गाने का, लैंग्वेजेस का और खाने पीने का और संगीत का, तो वो तो हो ही रहा था, राइट। लेकिन घूमने का भी बहुत शौक था। बिल्कुल। और जब खुद के पैसे ना खर्च करने पड़े और घूमने को मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो घूमा भी बहुत मैं ट्रेनिंग के सिलसिले में, अच्छा। नॉर्थ साउथ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अलावा ओके। और जम्मू कश्मीर के अलावा करीब इंडिया के हर जगह देखे मैंने। वाह। और बहुत घूमा मैं। तो लाइक एक वक्त तो मुझे ये डर लगने लगा था कि मैं वापस घर जाऊंगा तो मेरी बीवी पहचानने से इनकार कर देगी, कि कौन कौन हो। आ गया। मतलब इतना बिल्कुल। घूमा मैं। मुझे याद है एक बार मैं गया था ऐसे ही बाहर ट्रेनिंग हाँ करने के लिए, हाँ। और करीबन 1.5 महीने के बाद लौटा था घर। 1.5 महीना? 1.5 महीना लगातार बाहर घूमता अरे बाप रे। तो फिर तो पक्का हो सकता था ऐसा कुछ। रहा। बिल्कुल सही बात लेकिन है। गरीबत है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, थैंक्स टू माई बीवी। तो काफी रोमांचक एक्सपीरियंस रहा। और कहीं ना कहीं एज अ ट्रेनर एक खुशी मिलती है जब आप देखें या कोई आके आपको कहे कि सर आपकी उस ट्रेनिंग की वजह से कहीं न कहीं मुझ पे एक चेंज आया। हाँ। और काफ़ी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे कि जब लोग आके मुझसे कहते थे कि सर उस ट्रेनिंग की वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ या मैं बेहतर बन गया। हाँ, एब्सोल्युटली। तो वो मुझे लगता है कि एक ट्रेनर की जो खरी कमाई है वो जी वही है। जी जी जी। कोई कोई ऐसा आप स्पेसिफिकली कोई बता सकते हैं कि किसी ने आपकी ट्रेनिंग अटेंड की और फिर आपको ऐसा फोन किसी ने किया करके बताया हो? है कुछ अच्छे ऐसे किस्से, कहीं न कहीं, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको एक दूसरा एक किस्सा जी बताता हूँ। जी। कि मुझे बचपन से ही आदत थी कि अगर कहीं अगर मैं कुछ कर पाता हूँ किसी के लिए, छोटा-सा काम, जैसे एक मुझे बचपन से बिल्लियों का बहुत शौक था। बिल्लियों का? हाँ, अच्छा। तो कहीं कोई मतलब एक बिल्ली को चोट लगी हुई थी, बिल्ली के बच्चे को छोटे से, हाँ, तो उसको घर ले आया। ओह। कि कोई और को तकलीफ हो रही है, किसी को चोट-वोट लगी है तो उसको हेल्प कर देना थोड़ा ऐसे। ओह। थोड़ा बड़ा हुआ तो जब जेब में पैसे आ गए तो पैसे से भी कभी-कभी हेल्प कर दिया करता था मैं। अच्छा। तो हमारी जो पत्नी थी उनको ज़रा बड़ा वो रहता था कि तुम ऐसे पैसे दे देते हो फिर लोग लौटाते नहीं हैं। राइट। हाँ। मैंने कहा ठीक है, उसकी किस्मत होगी मुझसे पैसे ले जाने की, वो उसके पास चले गए, मेरी क्यों किस्मत नहीं होगी पैसे आने के वापस। ओहो। ठीक है, हाँ मुझे इस बात का इतना कभी गम नहीं हुआ। हाँ तो एक बार जब मैं हैदराबाद में था, हाँ तो मुझे वैसे भी आना था अहमदाबाद वापस, हाँ तो मेरी टिकट्स बुक थी, हाँ वेट लिस्ट से टिकट। हाँ। तो जब मैं स्टेशन आने के लिए निकला तब मुझे मैसेज आया गया था कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। ओहो। और तभी मुझे घर से भी मैसेज आया हाँ कि आपके पिताजी बेहद ज़्यादा बीमार है और कुछ भी करके आओ। हाँ तो मैं रेलवे स्टेशन गया, टिकट चेकर से बात की। हाँ
मैंने कहा ठीक है, आप बैठो, देखते हैं। हाँ, तो मैं कुछ करके वो टिकट चेकर ने बोला कि आप फर्स्ट एसी में जाके बैठो, अच्छा। और मेरी टिकट थी थर्ड एसी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो मैं अंदर गया, बैठा फर्स्ट एसी में, एक दूसरे एक अंकल थे सामने बैठे हुए। हम्म। तो मैं बैठा हुआ था, थोड़ा दिमाग में टेंशन भी था उस वक्त, तो बैठा हुआ था गुमसुम ऐसे ही। और टिकट चेकर आया, उसने कहा एक ही सीट, पूरी ट्रेन में सिर्फ एक सीट खाली है हम्म। फर्स्ट एसी में, हाँ। आप ये डिफरेंस जो है वो पे कर दो, आपकी टिकट बना देता हूँ मैं। हाँ। और तब तक वो प्लास्टिक मनी का ज़माना था, तो मेरे जेब में इतना कैश था नहीं कि मैं वो डिफरेंस अमाउंट दे सकूं थर्ड एसी और फर्स्ट एसी फर्स्ट का। एसी का। हाँ। कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पे चिंता नजर आई होगी, वो दूसरे जो अंकल थे साथ में बैठे हुए, हाँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या बात क्या है। हाँ। तो मैंने उनको बताया सारा किस्सा। हाँ। तो ठीक है, तुम बैठो। ओ। तो बाहर गए, ही वेंट टू द टीटी, हाँ। ही पेड फॉर द डिफरेंस अमाउंट, वाओ। ही केम बैक, कि मुझसे कहते कितना पैसा है तुम्हारे पास। हाँ। तो करीबन 2200 का डिफरेंस था, और मेरे पास कुछ 1400 रुपये थे। अच्छा। कहते आप दे दो 1400 रुपये मुझे। हाँ। मैंने उनको 1400 रुपये दे दिए, बाकी के 800 उन्होंने लगाए टिकट पे, कहते ये तुम्हारी टिकट। बाप और रे। फिर उसके अलावा फिर वो आके बैठे, फिर अहमदाबाद तक मुझसे बातें करते रहे, अहमदाबाद में उनको भी उतरना था। हाँ। अहमदाबाद तक बातें करते रहे मुझसे, फिर मुझे कहते हैं कि अभी घर कैसे जाओगे, हाँ। ये 500 रुपये रखो। तो मतलब मैं रफली कैलकुलेशन कर रहा था मैं, तो मैंने कहा मैं आपको लौटाऊंगा कैसे, हाँ। तो जब मैं वापस हैदराबाद आऊंगा तो आपको लौटा दूंगा। हाँ। 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 मैंने कहा ठीक है, ये कार्ड रखो मेरा, हाँ। जब हैदराबाद आओगे तब लौटा देना। हाँ। फिर मैं घर गया, तब तक मुझे पता चला कि मेरे फादर पास हो गए। ओ। फिर वो जो लास्ट राइट्स होते हैं 10 दिन, मैं अहमदाबाद में रहा 13 दिन, फिर वापस हैदराबाद गया। फिर मुझे वो कार्ड दिखा, तो मैं फ़ोन किया पहले तो मैंने, हम्म। कि इस नाम के तो कोई काम नहीं करते यहाँ पे। हाँ। व्हाट आर यू सेइंग? यस। तो फिर वो कार्ड, वो सब क्या था मतलब? मतलब अब नहीं काम करते, पहले काम अच्छा, करते पहले थे। करते हाँ थे, अब नहीं हाँ। करते। ओके ओके। तो कहते अब तो काम नहीं करते यहाँ पे। हाँ। 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 फिर मैं अगले दिन उनके ऑफिस गया, हम्म। उनका ये आपके पास इनका एड्रेस होगा पुराना, हाँ। तो वो दे दीजिए, हाँ। कि हमारे रिकॉर्ड्स में ये जो एड्रेस है वो ये है, हाँ। लेकिन अब वो वहाँ नहीं रहते, हमको ओहो। मालूम है। ओहो। तो मैं फिर भी गया, मैं उनके पुराने वाले एड्रेस पे, तो वहाँ पे रहते नहीं थे, उनके पड़ोसियों ने बताया कि वो यहाँ से छोड़ के चले गए। अच्छा। तो मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ है। अरे बाप रे। तो फिर मैं गया वापस घर, तो बताया अपनी बीवी को, तो उसने कहा कि नहीं, ये जो तुम करते थे बचपन से, कहीं न कहीं से घूम घाम के घूम वापस करके तुम्हारे आपके पास पास आया। वापस आ गया। एंड फ्रॉम दैट डे शी ऑल्सो वाओ। बिकेम लाइक मी। अमेजिंग पीयूष। तो कहीं न कहीं ये वापस मेरे पास आया, तो मैं यही बस समझता हूँ कि शायद जो उस छोटे से बिल्ली के बच्चे को लाया था, तो उसने जो मुझे दुआएँ दी होंगी, वो इस तरह से क्या बात शायद है। आ गई मेरे पास वापस। वाओ। वाओ। दिस इज सो अमेजिंग पीयूष। आई मीन, कई बार हम ना बहुत सारी चीजों को छोटा छोटा समझ करके कुछ करते नहीं है। बट आई थिंक ये छोटी छोटी बातें जो आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया वही पीयूष। मेरे ख्याल से वो छोटा-छोटा जोड़-जोड़ के बहुत बड़ा हो जाता है। वाओ। अमेजिंग। ब्रिलियंट। और आपने पीयूष ये भी बताया कि आपको संगीत का भी शौक था, जो जी, आपने जी। कहा कि मम्मी गाना गाती थी, आप सुनते थे। तो उसमें आप कुछ कर रहे हो, संगीत के शौक का क्या हुआ उसके बाद? संगीत का जो शौक है वो कहीं न कहीं मैंने सीखा नहीं संगीत, तो अगर मेरी लाइफ में अगर कोई रिग्रेट है, वैसे तो रिग्रेट नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं अगर अगर मुझे होता है तो ऐसा होता है कि अगर सीख लिया होता, हाँ। अगर कहीं सीख लिया होता तो अच्छा होता। तो काफ़ी समय तक मैंने रिग्रेट रखा उसको, लेकिन हाँ। बाद में फिर मौका मिला तो मैंने तबला सीख भी लिया। अरे वाह, तबला सीखा आपने? ज़्यादा ओह। नहीं सीखा, हाँ। लेकिन करीबन 6-7 महीने 8 महीने सीखा अच्छा। तबला में। ओके।
ओके। और तबला जिनसे सीखा वो भी एक विलक्षण व्यक्ति थे, बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे। तो वो विजुअली इम्पेयर्ड थे बचपन से, ओह, तो उनसे मैंने तबला सीखा। वाओ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपको अगर मौका मिले तो उनसे मिलवाऊंगा मैं आपको। जरूर जरूर, हम जरूर मिलना चाहेंगे और जरूर उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी। तो तबला सीखा, तो फिर कहीं न कहीं म्यूज़िक और इसका शौक था। फिर यूट्यूब पे वीडियोस भी काफ़ी देखता रहता था मैं। एक हाँ तो एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट था, हाँ जो मैंने 2014 में देखा उसका पहला यूट्यूब वीडियो। हाँ हाँ हैंडपैन कहते हैं उसको। हाँ। तो 2014 में उसका वीडियो देखा, फिर कहीं न कहीं आई गॉट हुक्ड टू ओके। दैट साउंड। राइट। तो उसके और वीडियोस ढूँढे मैंने, और वीडियोस सुने। तो उस इंस्ट्रूमेंट की खूबी ये है कि कान को बहुत बहुत अच्छा लगता है, कर्ण मधुर उसकी ध्वनि है कहीं न कहीं। वाओ। और बहुत सारे वीडियोस देखे उसके, फिर एक इंडियन बंदे का यूट्यूब वीडियो दिखा मुझे उसमें, हाँ हाँ। अभिनव देवधर करके। अच्छा। तो फेसबुक पे उसको ढूँढा, उसको फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी। ऐसे कई कई हैंडपैन आर्टिस्ट इंडिया में कुछ थे, हाँ गिने चुने तब। तो उनको सबको सुना, देखा, ऐसे चलता रहा। और वो इंस्ट्रूमेंट कुछ एक्सक्लूसिव है, हाँ हाँ। मतलब इतने ज़्यादा मतलब अभी अभी टीनेज से बाहर निकला है वो इंस्ट्रूमेंट। ओह। सन 2000 में उसकी उसकी इन्वेंशन हुई थी, अच्छा। 2004 में पहला हैंडपैन बना था। ओह। अभी यंग है इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इतने बजाने वाले भी नहीं थे उस वक्त, अब अभी है। तो बाद में मुझे पता चला कि एक कम्युनिटी है हैंडपैन प्लेयर्स की, ऑल राइट। और हैंडपैन प्लेयर्स का एक फेस्टिवल होता है हर साल ऑल राइट। गोवा में। अच्छा। तो वहाँ गया मैं एक फेस्टिवल अटेंड करने। वाओ। फिर वहाँ और सारे लोगों से मिला। इंडिया में कुछ लोगों ने नया नया बनाना शुरू किया था, तो उन्हीं में से एक से मैंने हैंडपैन एक खरीद लिया। अरे वाह। और लॉकडाउन के दौरान, जब अभी अभी ये कोविड हुआ था, जब हाँ पूरी दुनिया हाँ बौखला गई थी कि करना क्या है। हाँ। और कई लोग तो पगला भी गए थे, पगला नहीं गए थे लेकिन डिप्रेशन डिप्रेशन ऐसा। हाँ हाँ। मजाक नहीं करना चाहिए इससे डिप्रेशन का, लेकिन खैर आदत से मजबूर। तो लकीली मेरे लिए उसी वक्त के दौरान, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, एक दोस्त से मैंने उसका हैंडपैन ले लिया था कुछ वक्त के लिए। मैंने कहा ओके। मैं खुद खरीदूं उसके पहले कुछ कुछ देर अपने पास रखना चाहता हूँ। राइट। ही वॉज काइंड इनफ, ही लेंट मी हिज हैंडपैन। और वो हैंडपैन मुझे दिया, उसके बाद ही वेंट टू अमेरिका। He got stuck there during the lockdown, and his handpan was stuck with me for the lockdown. So handpan actually helped me preserve my sanity during the lockdown, जब करने को कुछ नहीं था। ओके। तो लोगों ने शायद नेटफ्लिक्स पे और टीवी पे बिंज वॉचिंग किया, मैंने बिंज हैंड प्लेइंग किया। वाओ। यहाँ तक कि मेरी बीवी तंग आ चुकी थी मुझसे, ये हैंडपैन तेरी सर पे मार दूंगी। अरे बाप रे। देख रहा ये वीडियो देखने वाले हैं। तो खैर वो हैंडपैन सिर पे लगने की फिक्र किए बगैर मैं बजाता रहा हैंडपैन। और फिर मुझे वाह। लगा कि नहीं, ये खरीद लेना चाहिए। अच्छा, फिर आपने उसको खरीद लिया। मैंने हैंडपैन खरीदा, बजाता हूँ। वाह। सीखा नहीं है, यूट्यूब की वीडियो से सीखा है। काश कि हमारे पास इस वक्त हैंड पेन होता और आप से हम रिक्वेस्ट करते कि थोड़ा सा हमारे लिए बजा दीजिए। जरूर जरूर। बट अगली बार मौका मिलेगा पक्का, हम बेशक आपसे सुनेंगे बेशक आपको हैंड बेशक पेन बजाते हुए। बेशक। वंडरफुल, ब्रिलियंट। इसके अलावा और क्या क्या पीयूष आप करते हैं?
अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा प्रोफेशनल वर्क जो भी है। प्रोफेशनल वर्क के अलावा, इसके अलावा जैसे मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, जो कि बाकी सब शौक नजर नहीं आते, लेकिन वो शौक नजर आता है। तो अहमदाबाद में काफी एक मेरे दोस्त बने इसी खाने खाने से प्रेम की वजह से। अच्छा। एक ग्रुप है जो हाँ, एक फ्रेंड का ही है, हाँ, फूडोहॉलिक्स इन अहमदाबाद के। अच्छा। तो उस वो ग्रुप ज्वाइन किया, वो कम्युनिटी ज्वाइन की, उसके बाद उसके अंदर से काफी अच्छे दोस्त मिले, और उसमें एक कॉमन थ्रेड ये था कि सबको खाने पीने का शौक था। हाँ, तो करेक्ट। उसमें से भी एक अच्छे दोस्तों का हमारा एक छोटा सा ग्रुप बन गया। हाँ, हाँ। तो वी टेक हॉलीडेज टुगेदर, इस तरह से। Alright. खाने पीने के एक ब्लॉगर हैं अहमदाबाद दिल्ली के, तो वो जब आए थे तो मैंने उनको अहमदाबाद घुमाया भी था थोड़ा सा। Oh, very nice, very nice. तो ऐसे खाने पीने का शौक और म्यूजिक का शौक है, तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो ड्रम सर्कल में चला जाता हूँ। ओहो, वाह। और संगीत से मुझे बेसिकली, मुझे तो खुशी मिलती है। अब हैंड पैन बजाता हूँ तो लॉकडाउन में कुछ पड़ोसी भी आ जाते थे सुनने के लिए, अरे, तो उससे भी लोगों को खुशी देने का कुछ मौका मौका मिला मिल आपको। जाता है कहीं ना कहीं। तो मतलब मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लोगों के एम्स होते हैं, लेकिन मेरा एक ही एम है कि मैं जितने ज्यादा हो सके उतने चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला सकूं। बहुत नेक, बहुत नेक। मेरा एम वही है, और कहीं ना कहीं मेरा जो प्रोफेशन है ट्रेनिंग का, वो भी इस काम में मदद कर रहा है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। पीयूष, मैंने कहीं ये भी सुना था और किसी ने मुझे बताया था कि अगर आपको आपके फ्यूचर के बारे में कुछ जानना है, अपने बारे में कुछ जानना है, तो पीयूष से कांटेक्ट करना। क्या ये बात सही है? अ, कुछ हद तक। आप क्या करते हो आप? मैं टैरो रीडिंग भी करता हूँ। अच्छा, टैरो कार्ड रीडिंग तो भी ये करता बात थी। हूँ जी। ओके, ओके। ये कब सीखा? ये कोविड से थोड़ा ही पहले ही सीखा। अच्छा। और मेरी पत्नी जो है वो पिछले करीबन 12 साल से अच्छा। टैरो रीडिंग करती ओह, ओके। है। रेकी भी, शी इज अ अरे रेकी वाह, हीलर ऑल्सो। वाह। तो मैंने भी रेकी पहले ही सीखी थी, अच्छा। लेकिन मैं रेकी सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है। आई वाज नॉट यूजिंग इट टू हील पीपल। कहीं ना ऑलराइट। कहीं मुझे खुद हील होने की जरूरत पहले थी, नहीं, नहीं, बाद में मैं हील मुझे करता था। मुझे लगता है पीयूष कि आप जिस तरह से लोगों की हेल्प करना, लोगों के चेहरे पे खुशी लाना, आई थिंक ये बहुत बड़ा हीलिंग का काम वैसे भी है पीयूष, थैंक इजंट इट? तो ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो। वंडरफुल। यू। और एक चीज बताऊं आपको, जी। एक इंटरेस्टिंग वाकया जो मेरे साथ अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ, हाँ, कि सीखने के लिए हाँ, या किसी को खुशी देने के लिए जरूरी नहीं है इंसान खुद अपनी खुशी ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है। हाँ। और कहीं ना कहीं मुझे भी सीखने को मिला उस दिन। तो हम लोग जहाँ पे मैं जॉब करता था, हाँ, फ्यूचर ग्रुप में, वहाँ पे हाँ, हमारे ऑफिस के पीछे एक चाय की टपरी हुआ करती थी, हाँ, छोटी सी। हाँ। तो वहाँ पे एक करीबन 16-17 साल का लड़का था, दीपक, हम्म, जो उस टपरी को हैंडल करता, चाय बनाता था वहाँ पे। हम्म, तो हम लोग रोज, हमारा ट्रेनर्स का ग्रुप था, वहाँ पे ब्रेक के दौरान चाय पीने जाते थे। हम्म। और फिर कभी कभी वो, जहाँ पे वो जो ट्रेनिंग के लिए जो लोग आते थे, वो भी वहाँ पे आके चाय पीते। ओके। चाय पीते पीते हम लोग आपस में बातें करते रहते थे, ट्रेनिंग की, या कोई सॉफ्ट स्किल हो गया तो किसी ने कुछ पूछ लिया, तो हाँ, ऐसी बातें करते रहते थे। हाँ, तो ये था 2015 का। हाँ। अभी पिछले महीने उस लड़के का, दीपक का, पहले तो मुझे इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया उसका, अच्छा। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया। फिर उसका मैसेज आया कि सर आपका फ़ोन नंबर दीजिए। हाँ, मैंने फ़ोन नंबर दिया उसको। हाँ, तो उसने मुझे कॉल किया कि सर दीपक आपने पहचाना कि नहीं? हाँ, मैंने कहा पहचानूंगा, बिल्कुल, क्यों नहीं हाँ, पहचानूंगा। हाँ। मुझे याद कैसे है था दीपक कि वो हमेशा उसके चेहरे पे एक मुस्कुरा। स्माइल रहती थी, हाँ। हमेशा खुश। ओह। और उसने मुझे फ़ोन किया कि सर आपको एक अच्छी न्यूज़ देनी थी, एक हाँ, अच्छी खबर देनी थी। मैंने हाँ, बोला क्या न्यूज़ देनी थी भाई? हाँ, कह रहा सर आप लोग, फिर वो फ्यूचर ग्रुप है वहाँ पे बंद हो गया। हाँ, फिर वो मॉल भी बाद में बिक गया जहाँ पे हमारा ऑफिस था। हाँ, फिर कहता है मैंने दूसरी जगह एक चाय की टपरी खोली, हाँ, वहाँ पे अच्छा बिजनेस चला मेरा। हाँ। फिर मैंने एक जगह कैंटीन किसी ऑफिस में खोली, अच्छा। वो भी अच्छा चल गया। हाँ,
अभी पिछले दिनों गांधीनगर में एक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गुजको मासोन, हाँ, सीड्स की कंपनी है। ओके, तो वहां पे उसको कैंटीन ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे वाह, तो क्या सर, यहाँ पे मैं कैंटीन ऑपरेट कर रहा हूँ हाँ, और मुझे लोगों से काफी तारीफ मिलती है सुनने को हाँ, अच्छा, कि तेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहता है, सर्विस अच्छी देता है, हाँ, हमेशा चाक चौकन्ना और हाँ, हाइजीन हाँ, क्लेanलीनेस, हाँ, मुझे बहुत तारीफ मिलती है। हाँ। तो सर आपको थैंक यू बोलना था। अच्छा, आपको थैंक यू हाँ, बोलने के लिए फोन मैंने किया? कहा मुझे क्यों थैंक यू बोलना हाँ, था भाई। हाँ, तो सर आप लोग जो बातें करते रहते थे वहां पे, हाँ, वो ये सब सुनता रहता था मैं, और जो भी उससे सुनता था, अगर मुझे कहीं पे अप्लाई करने का मौका मिला, कहीं पे उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला, तो मैं करता रहता था। वाओ, और ऐसे सीखते सीखते सर आज मुझे मौका मिला ये करने का, तो आपको थैंक यू। फैंटास्टिक, एंड आई वाज सो हम्बल्ड बाय दिस कि हम, और तभी तभी मुझे ये भी एहसास हुआ कि एज अ ट्रेनर हाँ, इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, एब्सोल्युटली, बिकॉज आप चाहे सिखा रहे हो या ना सिखा रहे हो, लेकिन लोग आपसे सीखते हैं। सीख रहे, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत पते की बात और है। एज अ ट्रेनर आप ट्रेनिंग रूम की ही नहीं, ट्रेनिंग रूम के बाहर जो करते हैं उससे भी लोग सीखते हैं। यस, कहीं ना कहीं इट मेड मी फील वेरी humbled, एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि कितना प्रिविलेज्ड प्रोफेशन है। यस, कहीं ना कहीं आपको इतना मौका मिलता है, और कभी कभी आप रियलाइज नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वो भी एक तरीके अपनी एक खुशी है, जैसे मैं कहा था ना, खरी कमाई यस, एक ट्रेनर की। यस, तो मैं खुश हूँ आज कि मैं ट्रेनर हूँ, वाओ, एंड थैंक्स टू माय फर्स्ट बॉस हु गेव मी दैट ऑफर। यस, ब्रिलियंट, तो मैं इस ब्रिलियंट, फील्ड में भी आ गया। वंडरफुल। पीयूष, आई थिंक बहुत सारी बातें आपने शेयर की हमारे साथ, और मैंने तो बहुत कुछ पर्सनली मेरे लिए टेक अवे रहा, मेरे लिए सीख रही। लेकिन पीयूष, अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें कि जिस तरह से जो कुछ भी आपने आपके जीवन से सीखा, आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शक? हो सकता है कुछ ऐसे दर्शक हो जो आज जीवन के उस मुकाम पर हो कि मैं क्या करियर बनाऊं, या मैं क्या करूं, या मुझे किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग उस मुकाम पर होंगे, आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो पता नहीं मैं दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन ये कहूंगा कि आप अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ करिए, राइट, कुछ भी करिए, करते रहिए, कुछ ना कुछ पा ही लेंगे आप। वाह, और दूसरी चीज कि करते वक्त खुश होके करिए। तो खुश होके करेंगे तो आपका पूरा 100% एफर्ट और कमिटमेंट भी उस करने में जाएगा। राइट, और जब आप अपने पूरे दिल से और खुशी से वो चीज करेंगे, तो जो आप पाएंगे वो भी आपको उतनी ही खुशी देगा। वाह, करते रहिए, पाना लगा रहेगा। वाह, ब्रिलियंट। सबसे बड़ी सीख आई थिंक यही है कि हम खुश रहें, बिल्कुल, और जीवन को एंजॉय करते रहें। खुश रहते हैं तो खुशी हम दे भी सकते हैं। दे भी सकते हैं, बिल्कुल, 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 एब्सोल्युटली। पीयूष, थैंक यू सो मच यहाँ पर आकर के आज हमसे बात करने के लिए। हम ये जरूर कर सकते हैं कि आज के बाद हम खुश रहें और खुशियां बांटते बांटे, रहें, और बिल्कुल। लोगों के चेहरे पर हम और खुशियां खुशियां बांटने से लाते खुशियां और बढ़ती हैं। और बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। Wonderful. Thank you so much, थैंक Piyush. यू, It was pleasure talking to you, थैंक यू सो and मच, and we wish you all the very best. थैंक यू सो मच। खुशियां बांटते रहिए। जरूर। Thank you very much. दोस्तों, पीयूष नागर की ये बहुत ही एक सिंपल सी दिखने वाली जीवन की कहानी में बहुत गहरे लर्निंग्स रहे। सबसे पहली बात जो हमने उनकी कहानी से सीखी वो ये है, क्यूरियोसिटी, ओपननेस टू लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। पीयूष हर नई बात के लिए बहुत ही क्यूरियस रहते थे, और इसलिए नई नई बातें हमेशा सीखते रहते थे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों हमारे जीवन में कि अपॉर्चुनिटीज हमारे दरवाजे पर नॉक करती है, और या तो हमें वो नॉकिंग सुनाई नहीं देती,
या तो अगर सुनाई देती भी है तो हम उसे अनसुना कर देते हैं। और इसके पीछे शायद हमारा फियर ऑफ फेलियर हो सकता है। हमें यह लग सकता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या क्या मैं ये कर पाऊंगी, या मोबिलिटी का डर रहता है, मैं अपने घर से दूर चला जाऊंगा, क्या मैं उस नए माहौल में अपने आप को ढाल पाऊंगा, नहीं ढाल पाऊंगा। और या तो हमें डर होता है हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आने का, कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, क्यों नई चीजें करना। लेकिन पीयूष ने हमें यही सिखाया कि इस क्यूरियोसिटी की वजह से हम हमारे पर्सनल लाइफ में या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इसी क्यूरियोसिटी के चलते पीयूष ने बहुत सारी नई नई बातें सीखी। जैसे उनको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, पहले वो ऑपरेशंस में थे और फिर ट्रेनिंग में आने की अपॉर्चुनिटी मिली, तुरंत उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, यही सोचते हुए कि ऑपरेशंस तो सीख लिया है मैंने, अब कुछ नई बात सीखी जाए। जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली जाने की, तो वो भी उन्होंने स्वीकार कर ली और तुरंत दिल्ली चले गए, हैदराबाद चले गए। अब तक तो एक फैमिली एनवायरनमेंट में रहते थे, एक शेल्टर्ड एनवायरनमेंट में रहते थे, लेकिन हैदराबाद में तो बिल्कुल अकेले उनको रहना था। तो वहां जाकर उन्होंने कुकिंग भी सीख लिया। इसी क्यूरियोसिटी के चलते उन्होंने कई सारी नई बातें सीखी, जैसे टैरो और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, संगीत सीखना। ये सारी बातें उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी के चलते सीखी। दोस्तों, जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है तो नई चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, एक और बात जो बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बात पीयूष ने हमारे साथ शेयर की, वो ये थी कि किस तरह से पीयूष दूसरों की मदद किया करते थे। अपने कई सारे दोस्तों को जिनको पैसों की जरूरत होती थी, पीयूष उनको पैसे देते थे और उन्होंने कहा कि वो पैसे कभी वापस आए भी नहीं। और उनके साथ जो रहते थे, उन्होंने उनसे कहा भी था कि जब पैसे वापस नहीं आ रहे तो आप क्यों मदद कर रहे हो। और तब भी पीयूष ने यही कहा था कि ये उनके कर्म है कि वो वापस नहीं दे रहे, मैं अपना कर्म करता रहूंगा। और इसी सोच के साथ सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि उन्होंने कहा जानवरों की भी मदद वो किया करते थे। एक बिल्ली जिनको वो घर लेकर के आए थे, क्योंकि घाव लगा हुआ था बिल्ली को, और उसको ठीक किया। इस तरह कई सारे काम पीयूष ने किए औरों की मदद करने के लिए। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि ये सारे जो कर्म है ना, जिसे हम अच्छे कर्म कहते हैं, ये घूम फिर कर वापस हमारे पास आ ही जाते हैं। और यही है हमारा यूनिवर्सल लॉ, जिसे हम कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और पीयूष ने हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया शेयर किया था। जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और फर्स्ट क्लास की टिकट के लिए कुछ डिफरेंस था और वो पैसे उनको देने थे, उनके पास वो कैश था नहीं, और एक अनजान सा इंसान जो उनके सामने बैठा था, उनके चेहरे के हाव भाव से समझ गए कि इन्हें कैश की जरूरत है, और वो कैश उन्होंने पीयूष को दिए। और उसके बाद जब पीयूष वापस आए थे उनको पैसे देने के लिए, वो इंसान वहां थे ही नहीं, और पीयूष को आज तक वो इंसान नहीं मिले। दोस्तों, ये क्या है? ये यही बात साबित करता है कि हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो किसी न किसी रूप में हमारे अच्छे कर्म फिर से हमें ढूंढ ही लेते हैं हमारी मदद करने के लिए। और हम कई बार ये कहते हैं कि जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है जहां पर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह से हमारा एक इमोशनल बैंक अकाउंट भी होता है जहां हम हमारे अच्छे कर्म डिपॉजिट करते हैं। और ये छोटे छोटे कर्म होते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई बहुत बड़े काम करो, लेकिन छोटे छोटे काम भी जब हम हमारे उस इमोशनल बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, तो एक दिन वही छोटे कर्म इतने बड़े बनकर फिर से हमारी मदद के लिए हमारे पास आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम भी हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे कर्म अच्छे हैं या नहीं, और अच्छे कर्म हम हमेशा करते जाएं। दोस्तों, हमारा जीवन भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें पता है एक चाय वाला बच्चा आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? आपको याद है पीयूष ने हमें एक किस्सा बताया कि जब वो और उसके साथी एक चाय की टपरी पर जाते थे चाय पीने के लिए, और वहां वो जो चाय वाला था
वो इनकी सारी बातें सुनता था और एक दिन पीयूष को उस लड़के का फोन आया थैंक यू कहने के लिए। क्यों थैंक यू कहा? क्योंकि उसने इन सब की बातें सुनी थी, हमेशा चेहरे पर स्माइल रखता था, कस्टमर सर्विस क्या होती है, कैसे लोगों को खुश किया जाता है, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाता है, ये सारी बातें उसने सीखी और एक छोटी सी टपरी से एक बहुत बड़ी कैंटीन का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। दोस्तों, ये क्या सिखाता है हमें? देखिए, जैसे हमने कहा कि जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमारा जीवन ही एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये कोई जरूरी नहीं कि हर चीज सीखने के लिए फॉर्मली हम किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखें, बरसों तक बैठे, कुछ सर्टिफिकेशन लें, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम हमेशा अपनी आंखें और अपने कान को खुला रखकर देखें और सुने। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरत है सिर्फ कॉन्शियस रहने की, ऑब्जर्व करने की और सुनते रहने की। और इसके बाद जब पीयूष को यह पता चला कि इस लड़के ने इतनी तरक्की कर ली है, तो एक और एहसास पीयूष को हुआ, और वो ये था कि जो काम वो कर रहे थे, ट्रेनिंग का काम, वो कितना नोबल काम है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी काम हम करें, अगर प्यार के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं, तो उसका मजा कुछ और ही है। और आखिर में दोस्तों, एक हीरो क्या करता है? ये कोई जरूरी नहीं कि एक हीरो बहुत बड़े बड़े काम करे, बड़ी बड़ी इमारतों से छलांग लगाए, दुनिया को बदल दे। ये बड़े बड़े काम करना कोई जरूरी नहीं है। एक हीरो ऐसे ही छोटे छोटी बातें करके बड़ा नाम करता है और बड़े काम करता है। इट डजंट हैव टू बी बिग थिंग्स, बट अ सिंपल अप्रोच इन लाइफ इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। एक हीरो जीवन की कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बना देता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और यही बात पीयूष नागर ने आज हमें सिखाई है। वो खुद खुश रहते हैं और औरों को भी खुशियां देते हैं। और एक हीरो भी यही करता है, खुद खुश रहता है और खुशियां बांटता है। दोस्तों, एक पीयूष नागर मेरे अंदर है, एक पीयूष नागर आपके अंदर भी है। जरूरत है हमें इसे पहचानने की। और जब हम इसे पहचान लेंगे, तो ये मेरी भी कहानी होगी, ये आपकी भी कहानी होगी, और ये बन जाएगी कहानी हम सबकी। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खूब शेयर कीजिए और खुशियां बांटिए। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए एक फूड फॉर थॉट रखा हुआ है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, उसे पढ़िए और आपके विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। फिर एक बार आपसे मिलेंगे एक नए रियल लाइफ हीरो के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। नमस्कार।